अगर आपने मिथिलेश एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिल सकें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मिथिलेश एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यह चैप्टर आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो या सीटेट एग्जाम हो। सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी किताब से ही पूछी जाती है। तो आज की इस कड़ी में हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है आपका, देखिए ग्लोब। ग्लोब ग्लोब को समझने से पहले चलिए इस एक चीज को हम लोग समझते हैं। पृथ्वी, आज तक सभी लोगों ने कहते आया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। हम लोग सुनते आए हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है। यह क्या है कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये दोनों ध्रुव पर क्या है, थोड़ी सा चपटी है, थोड़ी सी क्या है, चपटी है, इसलिए इसके आकार को जियोड कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी है, इसलिए इसके आकार को जियोड कहा जाता है। समझ गए? और बीच में क्या है, यह थोड़ी सी उभरी हुई है, यानी फूली हुई है, इसलिए पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है। हम लोग गोल मानते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है वह वास्तविकता में पूरी तरह से गोल नहीं है। यह उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चिपटी है और बीच में उभरी हुई है। समझ गए? अब जो देखिए ग्लोब, अब आइए जानते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब, पहला प्रश्न उठता है यहां पर कि आखिरकार ग्लोब को क्यों बनाया गया, हमें ग्लोब बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोगों ने ग्लोब का निर्माण किया। यानी इतनी बड़ी पृथ्वी यानी धरती को पता लगाने के लिए, पृथ्वी का सही स्थिति का पता लगाने के लिए मानव ने क्या किया, ग्लोब का निर्माण किया। अब देखिए ग्लोब जो होती है, यह ग्लोब आपकी कई तरह की होती है। जैसे आप देखते हैं स्कूल में टीचर के टेबल पर रखा हुआ ग्लोब देखते होंगे, तो वो भी एक तरह के क्या है, आपका ग्लोब है। तो ग्लोब विभिन्न प्रकार और आकार का हो सकता है। जैसे बड़ा ग्लोब जो आसानी से बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने वाले छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिससे हवा भरी, जिसमें क्या है, हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होता है, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक है, ग्लोब जो है वह स्थिर नहीं रहता है, उसको उसी प्रकार हम घुमा सकते हैं जैसे एक कुम्हार जो होता है पहिया या लट्टू को, एक कुम्हार का पहिया या लट्टू जो है ना, घूमता है। ग्लोब पर क्या क्या चीज को दर्शाया जाता है, तो ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर क्या क्या चीज को दिखाया जाता है, तो देश को, महाद्वीप को और महासागर को उसके सही आकार को दिखाया जाता है। अब देखिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का सही स्थिति का पता लगाना मुश्किल है बिना ग्लोब का। यानी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि एक जगह से पृथ्वी का सही स्थिति पता लगाना क्या है, मुश्किल है, कठिन है, इसलिए मानव ने ग्लोब का निर्माण किया।
अब देखिए प्रश्न यहाँ उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे पता लगाया जा सके, तो इसलिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ी, ग्लोब की आवश्यकता पड़ी, यानी पृथ्वी की सही स्थिति का पता लगाने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ी, तो ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए ग्लोब की बनावट कैसी होती है, देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में यह आप देख सकते हैं, यह ग्लोब है और इसके बीचों बीच एक सुई घुसी हुई है, इसके बीचों बीच एक क्या घुसी हुई है, सुई घुसी हुई है, ठीक है। और इसके बीचों बीच जो सुई घुसी हुई है इसी को क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। और इसी अक्ष पर ग्लोब जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी भी जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ग्लोब जो है ना एक तरह से पृथ्वी का एक वास्तविक रियल जो है ना यह मॉडल है। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक वास्तविक पर क्या है, आपका मॉडल है। और यह जो है आपका पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जो इसको इसके बीच जो सुई लगी हुई है, इसी सुई पर क्या है, ये इसी सुई के सहारे क्या है, यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। ठीक है, समझ गए इस बात को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए ये तो ग्लोब में है, ये तो सुई आपको ग्लोब में है, दिख रहा है बीचों बीच। जो आपको इस ग्लोब के बीचों बीच में जो सुई घुसी हुई है, तो यह तो ग्लोब में दिखाया गया है आपको। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो पृथ्वी पर ऐसा कोई सुई नहीं होती है, पृथ्वी पर ऐसा कोई सुई नहीं होती है। उसे एक काल्पनिक रेखा के रूप में दिखाया जाता है कि भाई पृथ्वी भी इसी सुई पर, इसी सुई की तरह जो है पृथ्वी भी इसी सुई की तरह जो है अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यानी काल्पनिक रूप में हम सोचते हैं कि पृथ्वी भी इसी सुई के, यानी इसी सुई के क्या है सहारे जो है ना पृथ्वी भी अपने अक्ष पर झुकी हुई होगी। लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी पर ऐसा कोई सुई नहीं होती है। समझ गए यहां तक। अब देखिए यहां पर आप जानते भी हैं और अब आपको मैं बताया भी कि पृथ्वी जो है किधर से किधर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा होती है, एक अन्य काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को क्या है दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कौन को, इसी को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब यहां देखिए पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भागों को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है, इस तरह से क्या है विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समानांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को हम क्या किसमें मापते हैं, अंशों में यानी डिग्री में मापते हैं। समझ गए यहां तक। ध्रुव के बारे में आपको बताया कि जैसे सुई अंदर जाती है और जहां से निकलती है उसे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और धरती पे वास्तव में ऐसे कोई सुई नहीं होती है, वह अपनी एक काल्पनिक रेखा यानी अक्ष पर ही लट्टू की तरह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। और विषुवत वृत्त के बारे में बताया आपको कि एक और काल्पनिक रेखा जो होती है जो धरती को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर वाला आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है।
समझ गए? अब देखिए यहां पर, अब हम पढ़ते हैं आपको अक्षांश के बारे में। अक्षांश जो होता है लेटी हुई लकीर होती है। अक्षांश क्या है? लेटी हुई लकीरें होती है। विषुवत के समानांतर ध्रुव तक जितनी भी गोल लकीरें हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है। विषुवत के, देखिए यह विषुवत है, ठीक है, और ये जितने भी आपका लेटी हुई रेखा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ठीक है, अक्षांश कहते हैं। और विषुवत जो होता है शून्य अंश यानी 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत क्या है आपका? 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत पृथ्वी से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अंश यानी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है ना, दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे उत्तर या उसे उ या द यानी दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील आपका दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो जो है आपका विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो जो है 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। अभी देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश एवं देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कौन कौन है आपका? तो देखिए विषुवत वृत्त आपका 0 डिग्री है, ठीक है, उत्तर ध्रुव आपका 90 डिग्री उत्तर है तथा दक्षिण ध्रुव जो आपका 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भी है। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा भी है। वो कौन कौन है? तो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, उत्तर ध्रुव वृत्त है और दक्षिण ध्रुव वृत्त है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होता है। कर्क रेखा की तरफ पड़ता है आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और यह 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा किधर स्थित है आपका? तो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है कर्क रेखा आपका। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो आपका 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। विषुवत वृत्त जो है आपका 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और विषुवत रेखा जो है आपका 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त में स्थित है। अब देखिए ताप कटिबंध के कहने का मतलब है कि सूर्य की किरणों के अनुसार सभी जगह जो है ना, सभी जगहों को अलग अलग ताप कटिबंध में बांटा गया है। ठीक है, कि कहां पर ज्यादा गर्मी गिरती है, कहां पर ज्यादा ठंड गिरती है। तो सूर्य की किरणों यानी सूर्य की रोशनी यानी ताप के अनुसार जो है ना, हम क्या अलग किया गया है आपका? कहां पर ज्यादा गर्मी गिरती है, कहां पर ज्यादा सर्दी गिरती है, कहां पर ठंड गिरती है, यह इलाका को बांटा गया है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन सा हीट जोन है? तो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी उष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच साल में एक बार सूरज जो है सिर के ठीक ऊपर होता है, तो इसलिए यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। कहाँ पर आपका? उष्ण कटिबंध में। गर्मी पड़ने का कारण क्या है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच साल में एक बार सूरज सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, गर्मी पड़ता है। अब शीतोष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंध देखिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का समय कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है।
ध्रुव की तरफ सूरज की किरणें तिरछी होती होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध यहाँ यानी यहाँ सूरज कभी सिर के ऊपर नहीं आता है, किरणें तिरछे पड़ती है, इसलिए यहाँ का मौसम मध्यम होता है, यानी न ज्यादा गर्म पड़ता है न ज्यादा ठंड रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला कटिबंध क्या है आपका? उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूरज क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह क्षेत्र क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। यानी ध्रुव के पास सूरज बस थोड़ा सा ही दिखता है, यह भयंकर ठंड रहती है। कहाँ पर? आपका शीत कटिबंध में। तो इस तरह से आपका 4 जोन बांटा गया है। आपका हीट जोन कौन कौन है आपका? तो ये आपका है, आपका कौन कौन सा है? आपका है, पहला है आपका उष्ण कटिबंध, दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है आपका शीत कटिबंध और चौथा है आपका कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है। ठीक है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। समझ गए? इस तरह से आपका हीट जोन बांटा गया है। अब आइए पढ़ते देशांतर क्या है। देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, देशांतर जो होता है, खड़ी लकीरें होती है, खड़ी रेखा, देशांतर। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं देशांतर, ये जितने भी आपका खड़ी रेखा जो आपको दिखाई दे, खड़ी पाई दिखाई जो दे रहा है, ये क्या है? आपका देशांतर। ये क्या है? आपका देशांतर है। क्या है? देशांतर है। सिर्फ अक्षांश से काम नहीं चलता है, जगह की सही लोकेशन यानी जगह का सही पता लगाने के लिए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली खड़ी लकीर को भी जरूरत पड़ती है। यामोत्तर यानी इन्हीं खड़ी लकीरों को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके बीच की दूरी घटती जाती है। ध्रुव की तरफ जाने पर क्या है? इन देशांतरों की दूरी क्या है? आपका घटती जाती है, और ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है? आपका 0 हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मार्शिस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? टोंगा है। और हिंद महासागर में कौन सा है? आपका मॉरिशस द्वीप है, जो कि एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भी सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य समानांतर में क्या है? इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, तथा सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां से ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। ग्रीनविच कहाँ है? आपका लंदन में पड़ता है। ठीक है, लंदन में ग्रीनविच शहर है, जहां पर क्या है? आपका राजकीय वेधशाला है। ठीक है, जहां पर ब्रिटिश का राजकीय वेधशाला है। और ग्रीनविच शहर है, जो कि कहाँ पड़ता है? आपका लंदन में पड़ता है। वहां पर क्या है? आपका ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है। ठीक है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? यानी प्रमुख यामोत्तर जो है आपका लंदन के पास ग्रीनविच शहर, जहां से वेधशाला है, से गुजरने वाली लकीर यानी 0 डिग्री को प्रमुख यामोत्तर माना गया है। ठीक है, और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गिनती करते हैं।
प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्षर पूरब तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम और यामोत्तर को एक ही रेखा पर स्थित क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। यानी 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर जो है यह दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। देखिए यहाँ पर ये इसमें देख सकते हैं, इस चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं ये जो खड़ी रेखा है ये आपका है, क्या है आपका, ये खड़ी रेखा क्या है आपका बताइए। अभी मैं जस्ट आपको बताया हूँ। और ये जो लेटी हुई रेखा क्या है आपका, ये बताइए क्या है, बताइए खड़ी रेखा क्या है और लेटी हुई रेखा क्या है, जल्दी बताइए कमेंट में। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। देखिए लेटी हुई जो रेखा है ये आपका अक्षांश है। ये जो लेटी हुई रेखा जो है आपका, ठीक है, ये आपका अक्षांश है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेटी हुई रेखा क्या है आपका, अक्षांश है। और खड़ी रेखा क्या है बताइए, खड़ी रेखा क्या है, जल्दी बताइए कमेंट में। खड़ी रेखा क्या है, खड़ी रेखा क्या है, जल्दी बताइए आप लोग। खड़ी रेखा आपका देशांतर है। क्या है, देशांतर है। ये खड़ी रेखा क्या है आपका, देशांतर है। और सोई ये जो लेटी हुई रेखा क्या है आपका, ये क्या है आपका बताइए, क्या है, अक्षांश है। क्या है, अक्षांश है। ठीक है, चलिए और ये दोनों जो है आपका 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम दोनों जो है आपका यह एक ही रेखा पर स्थित है। अब आप ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखा एवं देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो, जिसे आप इसमें देख सकते हैं। आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी, ठीक है, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर और उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। यानी असम के जो धुबरी है यह 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी को सही स्थिति का क्या है, जानकारी देगा। अब यहां देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, देशांतर और समय। देशांतर और समय। अब देखिए यहाँ पर समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। ठीक है, सूर्योदय यानी दिन और सूर्यास्त यानी रात जो है ना प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह शाम और सुबह जो है ना प्रत्येक दिन होता है, आप जानते भी है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यानी दोपहर में देखा जाए तो जो है ना ये क्या होता है आपका, छोटी होती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय यह क्या होता है आपका, लंबी होती है परछाई। ठीक है, दोपहर में सबसे छोटी परछाई होती है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय परछाई जो होती है ना सबसे लंबी होती है। ठीक है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तरों पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तरों पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, मैंने आपको बताया भी था कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, तथा जो स्थान पश्चिम में है उसका समय क्या होगा, पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से किया जा सकता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाता है। यानी पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है। अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजता है
तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरा में समय होगा 15 गुने 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह 11 बजे होगा, 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजा होगा, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। ठीक है, अब हम समय क्यों मानते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं? अब देखिए, मानक समय क्यों मानते हैं। भारतीय मानक समय यानी IST, भारत के गुजरात और असम के समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का फर्क है। देखिए, भारत, दोनों राज्य भारत में ही है, लेकिन दोनों राज्य के टाइम में फर्क, यानी भारत के गुजरात का समय और असम के समय में 1 घंटा 45 मिनट का फर्क है, अंतर है। अब क्या होगा कि दोनों राज्य में यदि समय का अंतर होगा तो ऑफिस, रेलगाड़ी का समय सही से नहीं चल पाएगा, यानी सही से रेलगाड़ी चल पाएगा नहीं से और नहीं सही से क्या है ऑफिस, यानी कोई भी कार्यकाल जो है ना सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है भारत ने क्या किया कि 82.5 डिग्री पूरब को अपना मानक यामोत्तर मान लिया। अब क्या हुआ कि लंदन के समय से हमारा समय का अंतर क्या हो गया, तो हमारा समय लंदन से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जब वहां दोपहर के 2 बजेगा तो हमारे यहाँ शाम के 7:30 बजेगा। ठीक है, यानी भारत का जो समय है लंदन के समय से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा। वहां पर दोपहर के 2 बजेगा तो भारत में क्या होगा, 7:30 बजेगा। ठीक है, शाम 7:30 बजेगा। और ये भी मैं आपको बताया कि भारत ग्रीनविच के पूरब कितना है, 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है, और यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेगा तो भारत में 7:30 बजे, यानी भारत में शाम 7:30 बजेगा। ठीक है, कुछ देश जैसे रूस है तो यहाँ पर 11 मानक समय को अपनाया गया है, और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को क्या करता है, या घेरता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।